अरे अरे, कहाँ चले जा रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि अपने कमरे से मत निकलना। खुद तो सड़ रहे हैं, हमें भी बीमारी देंगे। जाइए अंदर, संगीता ने चिल्लाते हुए कहा। मैं बाहर नहीं आना चाहता था, पर मेरे जग में पानी ख़त्म हो गया था। यह सूखी रोटी बिना पानी के नहीं निगली जाती। संगीता के ससुर ने शंकर जी ने कहा। इतने में शंकर जी का बेटा मोहित आकर संगीता से कहता है, संगीता, तुमने सब्जी बहुत ज़्यादा दे दी थी मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दी है। वैसे थोड़ा हिसाब से बनाया करो ताकि खाने की बर्बादी ना हो। अरे बर्बादी क्यों होगी, यह बूढ़ा है ना। यह कहकर संगीता आंगन में जाकर एक टूटी नारियल की कटोरी लेकर आती है, जिसमें न जाने कब से बरसात का पानी भरा था, इसलिए काई भी लग गई थी। वह कटोरी लाकर उसमें मोहित की थाली से बची सब्जी डालकर शंकर जी को दे देती है और कहती है, लो, आज आपकी किस्मत अच्छी है जो सब्जी नसीब में आ गई। जाइए, इससे रोटी खा लीजिए। पर बहू, यह तो बहुत गंदी है, इसमें कैसे खा सकता हूँ? इसमें तो बदबू भी आ रही है। तुम मोहित की ही कटोरी दे दो, मैं इसी में खा लूँगा, शंकर जी ने कहा। क्या कहा आपने? इनकी कटोरी दे दूँ? अपने पैर के घाव को नहीं देखा? आप सड़ रहे हो और हमें भी सड़ा दोगे। मेरा बस चले तो मैं ज़मीन पर खाना दे दूँ आपको। यह कहकर संगीता चली गई। शंकर जी चुपचाप उस गंदे नारियल की कटोरी को लेकर चले जाते हैं, पर उसकी बदबू से वह सब्जी नहीं खा पाते। उस दिन सूखी रोटी ही खा लेते हैं। अगले दिन संगीता मोहित से कहती है, आप अपने बाप का कुछ कीजिए, उनका यह घाव देखकर मुझे उल्टी आती है। तो तुम क्या चाहती हो? उनके घाव का इलाज कराने के लिए मैं अपना घर बेच दूं? तुम्हें पता भी है कितना खर्च होगा? मोहित ने कहा। अरे मैं तो यह कह रही थी, किसी सरकारी अस्पताल में रखाओ, कम से कम हमें तो कोई खतरा नहीं होगा। इतनी बार तो देखा है तुमने, वो सरकारी हॉस्पिटल वाले ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं। पता नहीं कौन सा घाव है, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। मोहित ने संगीता से कहा। दरअसल शंकर जी के पाँव में एक घाव हो गया था, जो काफ़ी दिनों से था। खून भी बहता और पस भी निकलता। सरकारी अस्पताल में सफाई करके घर भेज देते और कुछ दवाइयाँ और मलहम खरीदने को कहते, पर मोहित शंकर जी की कोई दवाई या मलहम नहीं लाता था, तो घाव सूखता कैसे? शंकर जी वैसे तो किसान थे, उन्हें पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी थी। जब उन्हें दर्द होता, वह झाड़ियों में से कोई जड़ी बूटी पत्ते लाकर घाव पर रख लेते, जिससे उन्हें दर्द में काफ़ी आराम मिलता। पर घाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा था। एक दिन शंकर जी के घाव का दर्द बहुत तेज़ हो गया। पहले वे काफ़ी समय तक सहन करते रहे, लेकिन जब दर्द बढ़ गया तब वह मोहित को जगाने, बेटा बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, शंकर जी ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा। उठिए ना, देखिए आपके बाप को क्या हो गया है, पता नहीं इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, मरते भी नहीं हैं यह बूढ़ा। तुम सो जाओ, चिल्लाने दो, उनके लिए अपनी नींद खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको तो कोई काम नहीं है, पर हमें तो काम होता है ना। इधर शंकर जी अपने दर्द से परेशान होकर रसोई में थोड़ी सी हल्दी और बर्फ़ अपने घाव पर लगाने लगे। सुबह जब संगीता रसोई में देखती है, हल्दी की डब्बी खुली और बर्फ़ की ट्रे फ्रिज के बाहर पड़ी होती है, तो वह सीधे शंकर जी के कमरे में मुंह ढककर जाती है, तो देखती है कि शंकर जी के पैरों में हल्दी की पट्टी बंधी है। तो उनका खून खोल उठता है और वह कहने लगती है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि रसोई में जाकर सामान को हाथ लगाने की? अब तो मुझे कोई फ़ैसला लेना ही पड़ेगा। यह कहकर वह कमरे का ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। लगभग 2 घंटे बाद कुछ आदमियों के साथ मोहित वहाँ आता है। इससे पहले शंकर जी कुछ समझ पाते, वह आदमी शंकर जी को उनकी खाट समेत उठाकर ले जाते हैं। अरे यह क्या कर रहे हो बेटा? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नीचे उतारो, मैं गिर जाऊँगा। शंकर जी ने कहा। घबराइए मत, आपकी अर्थी नहीं निकाल रहे हैं, बस आपका इंतज़ाम बाहर गाय के तबेले में कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर बैठे हैं, खुद तो मरेंगे, साथ में हमें भी मारेंगे। अब हम आपको यहीं रखेंगे। और शंकर जी को तबेले में छोड़कर चले गए। कड़ाके की ठंड, ऊपर से तबेले में भी धूल मिट्टी। सालों पहले इस तबेले में एक गाय हुआ करती थी, जिसके लिए यह तबेला बनाया गया था। शंकर जी चुपचाप वहीं लेट गए। वह खाने के लिए संगीता को जाने कितनी बार आवाज़ मारते, पर संगीता सुनकर भी अनसुना कर देती। संगीता कभी खाना लेकर आती तो दूर से ही फेंक कर देती, जैसे कोई छूत की बीमारी हो गई हो। तो वह कभी कभी खाना भी नहीं देती थी। इस पर शंकर जी घर से बाहर निकल जाते। पड़ोस में तो खाना मांगने में उन्हें शर्म आती, पर पास के बाज़ार में दुकान पर जाकर खाना मांगते। कोई तरस खाकर खिला देता तो कभी दिन भर खाना नसीब ना होता। एक दिन संगीता मोहित से कहती है, तुम्हारा बाप बाहर जाकर भीख मांगते हैं, खाना मांगते हैं। सच में मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरा ऐसा जी करता है कि मैं इन्हें जहर दे दूँ। संगीता मोहित से यह बात कर ही रही थी, तभी शंकर जी बाहर से आते दिखाई देते हैं। तो मोहित का गुस्सा उन पर फूट पड़ता है और वे शंकर जी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, जहाँ तुम खाना मांगते हो ना, वहीं अपना रहने का इंतज़ाम भी कर लो। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह कहकर मोहित ने शंकर जी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शरीर पर मैले कपड़े, मैली धोती पहने शंकर जी बाज़ार की तरफ चलते हैं। वहाँ धूप देखकर एक पेड़ के नीचे एक माली के पास बैठ जाते हैं, जहाँ एक पौधे बेचने वाला बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और पौधे वाले से कहता है, भैया यह पौधा क्या गमले में चल जाएगा? तभी माली कहता है, हाँ हाँ चल जाएगा। लेकिन वहीं पास बैठे शंकर जी को पेड़ पौधों की जानकारी थी और वो पेशे से किसान थे, तो उनसे रुका नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटा वैसे तो ये पौधा ज़मीन में चलेगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें इस पौधे को गमले में उगाना है तो तुम गमले में थोड़ी गोबर की खाद डाल देना। और इस पौधे को धूप बहुत पसंद है, इसलिए तुम इसे धूप में रखना। यह सुनकर वह आदमी, जिसका नाम संकेत था, वह कहता है, अरे बाबा आपको तो पौधों के बारे में बहुत जानकारी है, क्या आप माली का काम करोगे? तभी शंकर जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं एक किसान हूँ, मुझे पेड़ पौधों जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी है, पर मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मेरे पैर में एक घाव है, इस घाव के चलते ही मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी संकेत कहता है, तो बाबा क्या आपने कभी इलाज नहीं कराया? कराया बेटा, मेरे बेटे ने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, जो सिर्फ पट्टी कर कर भेज देते और दवाइयाँ लेने को कहते तो मेरा बेटा दवाई नहीं देता। मेरे बहू बेटा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी संकेत को शंकर जी पर दया आ जाती है और वह उन्हें पास के अस्पताल में ले जाकर मलहम पट्टी कराता है, जहाँ डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भी लिखते हैं। अब संकेत दवाई लेकर शंकर जी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहता है, बाबा आप अब कुछ दिन मेरे पास ही रहो। शंकर जी की दवाई पट्टी और मलहम से शंकर जी का पाँव
का घाव अब दिन ब दिन सूखने लगा था। अब एक दिन संकेत शंकर जी से कहते हैं, बाबा क्या आप कुछ काम कर सकते हो? तभी शंकर जी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं एक किसान हूँ। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मैं आत्मनिर्भर बनकर रहूँगा। मैं काम कर लूँगा। तभी संकेत शंकर जी को अपने दोस्त प्रमोद के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि मैं एक काम करने वाले माली को ले आऊँगा, और मैं ले आया। तभी प्रमोद शंकर जी से पूछता है, क्या आप माली का काम कर सकते हो? तब शंकर जी ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। देखो मैंने पहले भी बहुत माली रखे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ काम नहीं करते और मेरा सारा बगीचा उन्होंने सुखा दिया। दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर विदेश में रहता हूँ और मैं सिर्फ साल में एक बार ही यहाँ आता हूँ। यह मकान मेरे पिताजी का है और मेरे पिताजी को गार्डनिंग का बहुत शौक़ था, तो मैं इस घर और गार्डन के लिए एक माली रखता हूँ, लेकिन वो लोग पीछे से सिर्फ आराम करते हैं और मेरे सारे बगीचे को उजाड़ कर रख दिया। तभी शंकर जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैं सारा काम अच्छे से करूँगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगा। अब संकेत शंकर जी को प्रमोद के पास छोड़कर चले जाता है और प्रमोद अब वापस अपने विदेश लौट जाता है। अब शंकर जी का घाव बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब शंकर जी दिन रात मेहनत करते, घर की देखभाल करते और बगीचे की भी। कुछ समय बाद ही बगीचा इतना हरा भरा हो गया। इसी तरह एक साल बीत गया। अब प्रमोद वापस विदेश से अपने घर आया तो आकर देखा कि उनका बगीचा इतना सुंदर हो चुका है कि बस देखते ही रह जाएं। अब प्रमोद अपने साथ अपने बेटे सैंडी को भी लेकर आया, क्योंकि सैंडी ने भी वीडियो कॉल पर अपने बगीचे की फ़ोटो देखी थी और वह पापा से जिद कर उनके साथ आ गया। प्रमोद जी ने शंकर जी से कहा, आपने मेरे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तभी सैंडी शंकर जी के पास आता है और कहता है, दादू आपने तो पेड़ पौधों में रौनक ला दी। आप तो बहुत अच्छे हो। आप अपनी इन पौधों की वीडियो यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते? तभी शंकर जी कहते हैं, बेटा मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखता हूँ। और तभी सैंडी कहता है, नहीं, मैंने पापा से सुना है कि आपको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी। अब सैंडी ने जितने दिन घर पे रहा, शंकर जी की गार्डनिंग की, जड़ी बूटियों की वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाल दी। अब शंकर जी कुछ समय में ही इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उनके पास देश विदेश से फ़ोन आने लगे, जो अपने इनके बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में पूछते। समय बीतता गया। अब शंकर जी के पास खूब पैसा हो गया था। अब प्रमोद जी ने शंकर जी से कहा, बाबा मैं यह घर बेचना चाहता हूँ। मैं यह घर किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि यह मेरे पापा की निशानी है, लेकिन आपने इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो मैं यह घर आपको क्योंकि मुझसे बार बार यहाँ नहीं आया जाता। मेरा काम तो विदेश में ही है। हाँ, मैं मार्केट के रेट के पैसे आपसे नहीं मांगूंगा, आपका जो मन करे वो दे देना। तभी शंकर जी कहते हैं, नहीं बेटा, इस घर ने मुझे काम दिया। आज मेरी इतनी हैसियत है कि मैं खूब पैसों में खेल रहा हूँ, और ये सब इस घर और तुम्हारी बदौलत है। मैं तुम्हें मार्केट के रेट के ही पैसे दूँगा, और इस घर के दरवाजे बेटा हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जब भी तुम इंडिया आओ तो इसी घर में आकर रुकना। यह घर तुम्हारे पिताजी का है और तुम्हारे पिताजी का ही रहेगा। अब प्रमोद यह घर बेचकर शंकर जी को विदेश चले गए। एक दिन मोहित और संगीता के घर का दरवाज़ा खटखटाता है।
तभी मोहित दरवाज़ा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी नज़र आती है। तभी पुलिस के आदमी कहते हैं, तुम्हें यह घर अब खाली करना होगा। तभी मोहित कहता है, आप कौन होते हैं हमें हमारे घर से निकालने वाले। तभी पुलिस कहते हैं, हमें कोर्ट का ऑर्डर है कि यह घर खाली करवाना है। तभी पीछे से संगीता चिल्लाती है, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, यह घर हमारे ससुर का था जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है और अब यह घर हमारा है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, यह घर तुम्हारा नहीं मेरा है और तुम्हें यह घर खाली करना होगा। तभी मोहित और संगीता उस इंसान को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह शंकर जी थे। तभी मोहित कहता है कि पिताजी, आप हमें यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, और आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। मैं पुलिस वालों को पैसा देकर यह केस यहीं निपटा दूँगा। और वह पुलिस वाले को साइड में ले जाकर बोलता है, भैया सर, यह है हमारे पिताजी एक पागल हैं और पागल की बात का कोर्ट में कुछ नहीं होता। अब यह मकान हमारा है, आप कुछ ले देकर इसे निपटा लीजिए। तभी पुलिस वाला कहता है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको देखता हूँ। और वह शंकर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, सर आप तो इतने बड़े आदमी हैं, फिर इस छोटे से मकान में आप क्या करोगे, बच्चे हैं, रहने दीजिए। तभी शंकर जी कहते हैं, नहीं नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, ये घर मेरा है और मैं इसमें इन्हें नहीं रहने दूँगा। तभी पुलिस वाले की बात सुनकर मोहित कहता है, अरे सर, आप इन्हें इतना बड़ा आदमी क्यों बता रहे हैं, इनके पास तो 2 फुटी कौड़ी भी नहीं है। तभी पुलिस वाला मोहित को कहता है, क्या तुम इन्हें नहीं जानते, ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनके पास इतना पैसा है, करोड़ों की तो इनकी कोठी है। यह सुनकर मोहित और संगीता हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी शंकर जी कहते हैं कि मुझे यह मकान खाली चाहिए। लेकिन मोहित अपने बाप के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, पिताजी आप ऐसा मत करिए, हमें यहाँ से मत निकालिए, बच्चों से तो भूल हो जाती है और माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों को माफ़ करना। तभी संगीता भी अपने ससुर के पैरों में गिर जाती है। अरे बेटा, तुमने पाप नहीं गुनाह किया है और इस गुनाह की तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, शंकर जी ने कहते हुए कहा। अब तुम दोनों मेरे पैर छू रहे हो, कभी इन्हीं पैरों की घाव की वजह से तुम मुझे दूर भगाते थे और मुझे छूत की बीमारी समझकर हाथ नहीं लगाते थे, आज तुम इन्हीं पैरों में गिर रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, मुझे यह घर कल तक खाली चाहिए। यह कहकर शंकर जी वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। शंकर जी ने एक बार भी पीछे अपने बहू बेटा को मुड़कर नहीं देखा। पुलिस वालों ने मोहित और संगीता से घर खाली करवाया। अब मोहित और संगीता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास न रहने को घर है, न खाने को खाना। लेकिन शंकर जी का दिल एक बार भी नहीं पसीजा, क्योंकि उनके साथ उनके बहू बेटा ने जो किया था वो अब उनके घाव में नासूर की तरह चुभ रहा था। शंकर जी तो वहाँ से चले गए। अब संगीता मोहित भी घर से बेघर हो गए और उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन आप जैसा करोगे आप वैसा ही बोओगे। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खाओगे। ऐसा ही मोहित और संगीता के साथ हुआ। उन्होंने अपने पिता को इतना दुख दिया कि कुछ समय बाद अब संगीता और मोहित ही दुख में बीत रहे हैं। अगर रात है तो दिन भी होगा, अगर अंधेरा है तो एक दिन उजाला भी होगा, अगर आदमी गरीब है तो एक दिन अमीर भी होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।